हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, फलदार पेड़ पौधों या कीमती इमारती लकड़ी वाले पौधों या खुले वातावरण में उगने वाले सजावटी पेड़ों के तनों के निचले हिस्से में सफ़ेद या हल्के नीले रंग की पेंटिंग उन पेड़ पौधों को सुरक्षा देने का एक तरीका है। इस तरह की पेंटिंग से किस तरह की सुरक्षा मिलती है, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसके लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इस पेंट को घर पर तैयार करने का सही तरीका क्या है और साल में कब कब या कितनी बार इसे करना चाहिए, यह सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स, पेड़ पौधों की ज़्यादातर समस्याओं की शुरुआत फंगल और बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन से होती है। ज़्यादातर मामलों में फंगीसाइड या पेस्टिसाइड का उपयोग पौधों के ऊपरी भाग में और पत्तियों के ऊपर ही किया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया और फंगस के अटैक्स केवल हवा के माध्यम से ही नहीं होते हैं। मिट्टी के द्वारा भी जड़ों और तनों के माध्यम से ये पौधों पर आक्रमण करते हैं। खासकर फलदार पौधों के रूट स्टॉक में जब इनका अटैक होता है, तब रूट स्टॉक में इन्फेक्शन वाली जगहों से पीले या भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ निकलने लगते हैं, जो दिखने में किसी गम की तरह लगते हैं। बैक्टीरिया या फंगस से होने वाले इस तरह के इन्फेक्शंस को सामान्यतः गमोसिस के नाम से जाना जाता है। पेड़ के तनों में अगर किसी तरह का घाव लग गया हो या कट फट गया हो, चाहे हमारे द्वारा या किसी कीट पतंगों के द्वारा या चिड़ियों के द्वारा, तो ऐसी ही जगहों से फंगस और बैक्टीरिया आसानी से पौधों को संक्रमित कर देते हैं। एक बार संक्रमित होने के बाद इनका फैलाव पौधों के अन्य भागों पर भी होता है और इससे पौधों में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं, जैसे उपज का कम होना, फलों की क्वालिटी खराब होना यानी उनके रंग, आकार और स्वाद में कमी होना, टहनियों का सूखने लग जाना, पत्तियों का पीला होकर नीचे गिर जाना आदि। गमोसिस की समस्या के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी या ठंड, हाई ह्यूमिडिटी लेवल अथवा सूखे की स्थिति या पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे का तनाव की स्थिति में चले जाना इत्यादि। कारण चाहे जो भी हो, अगर शुरुआत में ही संक्रमण की इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो पौधे को गंभीर नुकसान पहुंचता है और अंततः वह मौत के दरवाजे तक जा पहुंचता है। फ्रेंड्स, गमोसिस की समस्या ज़्यादातर फ्रूट प्लांट्स में देखने को मिलती है, जिनमें आम, नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नू, सेब, पीच, प्लम, चेरी इत्यादि प्रमुख हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बोडो मिक्सचर के बारे में आपको बताया था, जिसका उपयोग बैक्टीरिया और फंगस के फैलाव को रोकने में एक नेचुरल स्प्रे के तौर पर किया जाता है। आज मैं बोडो पेस्ट या बोडो पेंट के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका उपयोग एक वुंड ड्रेसर के तौर पर पौधों के कटे फटे हिस्सों के ऊपर करने के अलावा रूट स्टॉक यानी पौधों के तनों के निचले हिस्से को पेंट करने के लिए भी किया जाता है। रूट स्टॉक के सबसे निचले हिस्से से लेकर ऊपर 1 से 3 फीट तक की ऊंचाई तक बोडो पेंट को साल भर में 2 या 3 बार लगाने से फंगस या बैक्टीरिया का इन्फेस्टेशन प्रभावी तरीके से कम होता है और गमोसिस की समस्या नियंत्रण में रहती है। इसके अलावा स्टेम बोरर, दीमक आदि कीट पतंगों के आक्रमण से भी पौधा सुरक्षित रहता है। बोडो मिक्सचर की तरह ही बोडो पेस्ट या बोडो पेंट में भी मुख्य इंग्रेडिएंट्स के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना और कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का प्रयोग होता है, लेकिन उनका रेशियो और तैयार करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। इस पेस्ट या पेंट को तैयार करने के लिए जो चूने का पाउडर हम लोग लेंगे, वह वस्तुतः स्लेक्ड लाइम यानी भखरा हुआ चूना होता है। यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि इसका प्रयोग घर की दीवारों की सफ़ेदी के लिए पेंट की तरह भी किया जाता है। चूने का प्रयोग पान के पत्ते के साथ खाने के लिए भी किया जाता है, यह तो आप जानते ही होंगे। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा एक नीले क्रिस्टल के फॉर्म में उपलब्ध होता है, जो एक बहुत ही कारगर फंगीसाइड है और बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी काफ़ी प्रभावशाली है। फ्रेंड्स, बोडो पेस्ट या बोडो पेंट तैयार करने के लिए कॉपर सल्फेट, चूना और पानी का जो रेशियो होगा वह 1:6 का होगा, यानी 1 पार्ट कॉपर सल्फेट, 2 पार्ट चूना और 6 पार्ट पानी लेना होगा। मैं यहाँ थोड़ी मात्रा में बोडो पेस्ट बनाकर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कॉपर सल्फेट या नीला थोथा और इसकी मात्रा है 25 ग्राम्स।
नीला थोथा जो मेरे पास है वह ऑलरेडी क्रश किया हुआ है। अगर आपके पास कोई बड़ा क्रिस्टल हो तो उसको क्रश करके महीन चूर्ण में बदल दें। अगर नीला थोथा किसी वजह से उपलब्ध ना हो पाए तो उसकी जगह पर आप यह मैंकोजेब 75% वाला फंगिसाइड भी ले सकते हैं। यह एक काफ़ी कारगर केमिकल कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, लेकिन इसका प्रयोग तभी करें जब नीला थोथा उपलब्ध ना हो। अब चूंकि मैंने 25 ग्राम की मात्रा में नीला थोथा लिया है तो इसका डबल यानी 50 ग्राम की मात्रा में लेना होगा चूने का पाउडर। पानी की जो मात्रा हम लोग लेंगे वह होगा नीला थोथा और चूने की कुल मात्रा का 2 गुना या नीला थोथा की मात्रा का 6 गुना यानी 150 ग्राम्स या 150 ml। यह 100 ml वाला एक कप है और इसमें मैं पहले 1 कप गर्म पानी ले रहा हूँ। नीला थोथा या कॉपर सल्फेट को ठंडे पानी में घुलने में काफ़ी वक्त लगता है, जबकि गर्म पानी में यह कुछ ही मिनटों में घुल जाता है। अब पहले नीला थोथा के चूर्ण को प्लास्टिक के एक डब्बे में डालकर उतने ही गर्म पानी के साथ हिलाना है ताकि नीला थोथा पानी में पूरी तरह घुल जाए। यहाँ एक बात का ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि नीला थोथा या चूने का घोल बनाने के लिए किसी भी मेटल के बर्तन का उपयोग ना करें, क्योंकि चूना और नीला थोथा दोनों ही कोरोसिव नेचर के होते हैं। इससे मेटल के बर्तन खराब हो जाएंगे। आप मिट्टी, प्लास्टिक, सेरामिक या शीशे के बर्तन का इस्तेमाल बेहिचक कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का घोल तैयार करने के बाद बाकी बचे हुए पानी में चूने के पाउडर को मिलाकर मिक्स करते हैं। लकड़ी के डंडे की सहायता से अच्छी तरह मिलाने पर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाता है। चूने का पेस्ट तैयार होने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट का तैयार किया हुआ घोल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करते हैं। थोड़ी देर तक मिक्स करने के बाद एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस गाढ़े पेस्ट में आधा कप पानी यानी लगभग 50 ml की मात्रा में पानी और मिला देंगे ताकि जो 1:6 का रेशियो मैंने बताया वह कंप्लीट हो जाएगा। अब इस मिश्रण को थोड़ी देर तक अच्छी तरह चलाना है ताकि बोर्डो पेस्ट का एक यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो जाए। इस दौरान पानी की गर्माहट भी काफ़ी घट जाती है और मिश्रण ठंडा हो चुका होता है। जब यह मिश्रण पूरी तरह ठंडा हो जाए तब आप इसे पौधों के ट्रंक को पेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तैयार किए गए बोर्डो पेस्ट में अगर लगभग 25 ml की मात्रा में लिनसीड ऑयल यानी अलसी का तेल भी मिला दिया जाए तो यह बोर्डो पेस्ट बोर्डो पेंट में बदल जाएगा। बोर्डो पेंट की बाइंडिंग बोर्डो पेस्ट के मुकाबले अधिक होती है, यानी पेड़ के तने में लगाने के बाद वह अधिक दिनों तक चिपका रहेगा। लेकिन अगर अलसी का तेल उपलब्ध ना हो तब बोर्डो पेस्ट से भी काम चल सकता है। मेरे पास अलसी का तेल इस समय उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं बोर्डो पेस्ट का ही इस्तेमाल करूंगा। बोर्डो पेस्ट या पेंट को पौधों के तनों में अप्लाई करने के लिए आप पुराने टूथ ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई और छोटे ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नॉर्मल पेंटिंग वाले ब्रश से यह काम ठीक से नहीं हो पाता है क्योंकि उसके ब्रिसल्स लंबे और मुलायम होते हैं। बोर्डो पेस्ट को सॉइल लेवल से शुरू करके 1 से 3 फीट की ऊंचाई तक लगाया जा सकता है। हालांकि यह निर्भर करता है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। बड़े आकार या अधिक ऊंचाई वाले पेड़ के लिए पेंटिंग हाइट को और भी बढ़ाया जा सकता है। ब्रश को पेड़ की छाल के ऊपर रगड़ते हुए थोड़ा दबाव डालकर पेस्ट को अप्लाई करें ताकि तने के साथ वह अच्छी तरह चिपक जाए और दरारों के भीतर तक पहुंच जाए। पेस्ट को अप्लाई करने से पहले तने के ऊपर से पुराने या सूखे हुए छाल को अगर कोई हो तो उतार देना चाहिए। बोर्डो पेस्ट या पेंट को पेड़ के तनों में कब कब यानी कितनी बार लगाना चाहिए यह भी जानना जरूरी है। बोर्डो पेस्ट को साल भर में 3 बार लगाया जाना चाहिए। पहली बार बरसात के ठीक बाद यानी अक्टूबर-नवंबर में, दूसरी बार बसंत की शुरुआत से ठीक पहले यानी जनवरी-फरवरी में और तीसरी बार बारिश की शुरुआत से पहले यानी अप्रैल-मई के महीने में। अगर आप 3 बार ना लगाना चाहें तो कम से कम 2 बार जरूर लगाएं। पहला एप्लीकेशन बरसात के ठीक बाद यानी अक्टूबर-नवंबर में और दूसरा एप्लीकेशन
बरसात के पहले यानी अप्रैल मई के महीने में। बोर्डो पेस्ट या पेंट को आप हार्डवुड वाले फलों या इमारती लकड़ी या अन्य पेड़ों में लगा सकते हैं, लेकिन मुलायम तनों वाले किसी भी पेड़ पौधों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी जाहिर करें। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न पूछने अथवा अपनी राय देने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।